नमस्कार, प्रणाम। मैं अविनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस कहानी के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये कहानी वाकई हैरान कर देने वाली है। जैसे कहते हैं हम कि एक सबसे पवित्र जो दोस्ती का रिश्ता होता है, एक भरोसा होता है, एक अटूट भरोसा होता है। लेकिन अगर वही भरोसा अगर कोई तोड़ता है, इतना ज्यादा दुख होता है कि जिसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये कहानी दोस्ती पे है, लेकिन कातिल भी ऐसा कि जिसका कोई पता ही नहीं लगा पा रहा था। एक ऐसा खौफनाक साजिश रचने वाला जिसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। कत्ल कोई और करता है, साजिश कोई और रचता है, इसको अंजाम कोई और दे रहा है। वाकई इस कहानी को आप ध्यान से सुनिएगा, लास्ट तक सुनिएगा और उसके बाद अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। राय लिखने के साथ साथ आप अपना नाम और अपने प्रदेश का नाम लिखिएगा। आप चाहें तो अपने जिले का, अपने डिस्ट्रिक्ट का, अपने गांव का भी नाम लिख सकते हैं, क्योंकि मैं प्रतिदिन सबके नाम बोलता हूं। जितने भी हमारे अजीज दोस्त हैं, जितने भी हमारे प्यारे दर्शक हैं, जो हमारे भाई हैं, जो कमेंट करते हैं हमें मैं उनका नाम बोलता हूं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू करूं उससे पहले आप लोगों से प्रतिदिन की तरह विनती है, गुजारिश है कि जितने भी हमारे भाई, जितने भी हमारी बहनें देख रही हैं हमारी इस वीडियो को, इस कहानी को सुन रही हैं, इस वारदात तक परिवार के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमारा मनोबल बढ़ता है। आप यहाँ पे दिख रहे सब्सक्राइब के बटन को आप क्लिक करें और क्लिक करने के बाद इस परिवार का हिस्सा बने। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान का साबित होगा। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है मिर्जापुर। मिर्जापुर का नाम कौन नहीं जानता है, चाहे वो पूरे भारत में नाम ये मशहूर है मिर्जापुर, क्योंकि मिर्जापुर नाम से मूवी भी आई थी और जो बहुत ही सुपर डुपर हिट थी। खैर हम मूवी की बात नहीं करेंगे, हम आते हैं सीधा सीधा कहानी पर। मिर्जापुर का एक जिला लगता है जमालपुर और इसी जमालपुर का एक गांव लगता है जयपट्टी कला। तो बात कर रहा हूं मैं 4 अक्टूबर 2022 की। इसी जमालपट्टी में जयपट्टी कला में, माफी चाहते हैं, इसी जयपट्टी कला में एक परिवार होता है जिसका मुखिया होता है संतोष कुमार, जिसकी उम्र है लगभग 40 साल। उसका एक बेटा है जिसका नाम वीरेंद्र कुमार है और उसकी एक बेटी है जिसका नाम सुमन है। अब इस संतोष का एक दोस्त होता है जिसकी उम्र 45 साल है और जिसका नाम रविंद्र कुमार गोड़ है। जब रविंद्र कुमार गोड़ है और इन दोनों की दोस्ती इतनी थी कि एक दूसरे घर आना जाना बहुत ही लगा रहता था और दोस्ती का जो सबसे रिश्ता पवित्र माना जाता है। वाकई एक अटूट विश्वास होता है इस रिश्ते पे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उसी रिश्ते को, उसी भरोसे को अगर तोड़ता है तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। संतोष के घर पे रविंद्र कुमार का आना जाना लगा रहता है। जो संतोष है, जिसकी एक बेटी है जिसकी उम्र लगभग 18 साल है, जिसका नाम सुमन है, जब भी उसका जो तो दोस्त है आता है रविंद्र कुमार, उसकी बेटी सुमन उसके पास लगी रहती थी, उसकी सेवा में करती थी, आवभगत करती थी, क्योंकि जो रविंद्र कुमार है वो परिवार का हिस्सा था। अब उन दोनों के बीच मजाक भी चलता था, बातें भी ज्यादा होती थी। एक तरह से कह लीजिए कि वो सीधा सीधा एक दोस्त की तरह रहते थे। एक दिन जो उसकी बेटी होती है, यानी कि जिसका नाम सुमन होता है, संतोष की जो बेटी है, रविंद्र कुमार से एक प्रश्न पूछ बैठती है और वो प्रश्न होता है सुहाग रात कैसे मनाते हैं। जब इस बात को रविंद्र सुनता है तो उसके होश पाक्ता हो जाते हैं। वो सोचने लगता है कि आखिर ये सवाल कैसा कर रही है। लेकिन फ्रेंड होने के नाते एक तरह से कह लीजिए कि फ्रेंडली थे। हालांकि जो उम्र का तगाजा था वो तो काफी ज्यादा था, लेकिन जो उसका प्रश्न था उस पर जो रविंद्र कुमार है वो कुछ नहीं बोलता है, उस बात को टाल देता है और कहता है तुम बहुत छोटी हो, बाद में बताएंगे। अब जब ऐसा वो कहता है तो वो कहती है कि ठीक है। उसके बाद जब भी रविंद्र उसके घर पे आता तो उसकी जो लड़की है, यानी कि जो जिसका नाम सुमन है, जो संतोष की बेटी है, उससे एक ही सवाल बस पूछती थी, सुहाग रात कैसे मनाते हैं। एक दिन रविंद्र कुमार जो है वो कहता है कि वक्त आने दो, किसी दिन करके बताऊंगा, किसी दिन करके दिखाऊंगा कि कैसे होती है। अब इसमें जो लड़की है वो बेहद खुश होती है, वो कहती है कि ठीक है।
एक दिन जो उसका दोस्त है, वक्त गुजरता है, लगभग महीने 1.5 महीने का जब समय गुजरता है, जो उसका दोस्त है संतोष, वो किसी काम के सिलसिले से बाहर चला गया रहता है, और जो उसका बेटा है वो बेटा भी उसी के साथ गया रहता है। अब जो रविंद्र कुमार है मौके का फायदा उठाता है और उसके घर पे पहुंचता है, और घर पे पहुंचने के बाद वहां पर जो लड़की है उसकी, यानी जो सुमन है, वो अकेली थी। अब जो लड़की है फिर वही सवाल करती है कि सुहागरात कैसे मनाते हैं। जो रविंद्र कुमार है वो बेहद एकदम तैयार था। उसके बाद वो कहता है कि चलो प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। और जो रविंद्र कुमार है और जो लड़की यानी जो सुमन है, इन दोनों के बीच में वो रिश्ता बनने लगता है जो शादी के बाद होता है। दोनों इस अवस्था में थे कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। आपको पता ही चल जाएगा कि जब सुहागरात होती है तो क्या होता है। तो वही चीज वहां पर होती है। और एक बार जब ये सिलसिला जब शुरू होता है रविंद्र कुमार और सुमन के बीच का, तो फिर वो थमने का नाम नहीं लेता है। जब भी वक्त मिलता रविंद्र उसके घर पे पहुंचता, और रविंद्र जब घर पे पहुंचता तो फिर जो लड़की है उन दोनों के बीच में संबंध बनता। एक दिन वक्त इतना तेजी से भाग रहा था, और एक दिन इस बात की भनक संतोष को लग जाती है। जब संतोष को इस बात का पता चलता है तो जो संतोष है उसको यकीन नहीं हुआ इस बात पे, तो उसने बहाना किया कि वो किसी काम से बाहर जा रहा है और साथ में अपने बेटे को लेकर के जा रहा है। जब इस बात की जानकारी रविंद्र को लगती है तो रविंद्र फिर मौके का फायदा उठाता है और वो घर पे आता है। जो उसका बेटा था वीरेंद्र, वीरेंद्र तो सचमुच में किसी काम से बाहर चला गया था, लेकिन जो संतोष है वो सोचता है कि फालतू के पछड़े में पड़ने से बढ़िया है कि इन दोनों को समझा दिया जाए। अब इसी बात को लेकर के रविंद्र जब उसके घर पे आता है तो संतोष उसी वक्त पहुंचता है और दरवाजा खटखटाता है, तो उन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखता है। जब आपत्तिजनक स्थिति में देखता है, ये दोनों खुद को संभालते हैं, और संभालने के बाद फिर जो संतोष है अपने दोस्त को बेहद डांट फटकार लगाता है। कहता है कि तुम्हारी ये बेटी की तरह है और तुमने बेटी के साथ इतना घिनौना काम किया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। लेकिन उन दोनों को फिर से समझाता है, कहता है चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, इस बात को मैं बाहर नहीं लाऊंगा, तुम भी मत लाना, जो भी ये बातें हैं यहीं पे खत्म हो जाए, और ये जो रिश्ता बन रहा है तुम लोगों का ये आगे से नहीं होना चाहिए, सारी बातें खत्म कर दो यहीं पे। इस बार रविंद्र है जो कुछ नहीं बोलता है और वहां से सीधा निकल जाता है। अब जो पिता है यानी कि जो संतोष है अपनी बेटी सुमन के आगे भीख मांगता है, इज्जत की दुहाई देता है और कहता है कि तुम अब ऐसा बिल्कुल मत करना। जो सुमन है वो कहती है कि ठीक है, अब आगे से ऐसा नहीं होगा पिताजी। उसके बाद जो संतोष है यानी कि सुमन का पिता है वो रिश्ता खोजने लगता है, और रिश्ता खोजते खोजते एक रिश्ता मिलता भी है, शादी की बात तय होती है। अब इस बात की जब जानकारी सुमन को लगती है और जब तो वो अपने प्रेमी रविंद्र को बताती है, रविंद्र को बताती है और कहती है कि एक काम करते हैं कि अगर तुम मेरे साथ हमेशा रहना चाहते हो तो बीच से मेरे पिता को हटाना होगा। जब ये बातें वो रविंद्र सुनता है तो वो थोड़ा सा सहम सा जाता है, लेकिन जो रविंद्र है वो कहता है कि ठीक है। रविंद्र घर पे आता है और उन दोनों को फिर से उसी हालत में जब संतोष देखता है तो वो मारे गुस्से के लाल हो जाता है। लेकिन जब अब फिर दोबारा से जब समझा रहा होता है, इसी भी जो लड़की है सुमन उसकी बेटी, वो पीछे से एक रॉड लाती है और उसी रॉड से अपने पिता के सिर पे मार देती है जोर से, जिससे उसका पिता जो है वहीं पर गिर जाता है और उसके सिर से खून निकलने लगता है। अब इसी बात को लेकर के जो रविंद्र है उसी जो डंडा था उसी डंडे से बहुत बुरी तरीके से पीटते हैं उसको, और पीटने के बाद उसकी हत्या कर देते हैं वहीं पे। हत्या कर देने के बाद फिर उस लड़की उस आदमी को बॉडी को ठिकाने लगाने की बात होती है। तो जो रविंद्र है अपने बेटे यानी कि विनोद को बुलाता है, और जब विनोद आता है वहां पर तो फिर उसी के साथ मिल करके अपने उस जो दोस्त है उसी दोस्त की बॉडी को ठिकाने लगाने की तरकीब ढूंढने लगता है। लेकिन जब जैसे ही वो उस बॉडी को लेकर के बाहर जाने की कोशिश करते तो देखते कि गली में कोई ना कोई व्यक्ति आ जा रहा है। अब इस ऐसे करते करते वक्त गुजरने लगता है, दोपहर से शाम हो जाती है, लेकिन लोगों का तांता जो है वो आने जाने का टूटता नहीं है। अब सोचते हैं कि कोई अगर आ जाएगा
या इसका बेटा ही आ जाएगा, अगर वीरेंद्र ही आ जाएगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इससे अच्छा है कि इसको टैंक में डाल देते हैं और उसी घर में जो शौचालय है उसी टैंक में उस व्यक्ति यानी कि संतोष की बॉडी को डाल दिया जाता है। जब उस बॉडी को उस टैंक में डाल दिया जाता है, जो लड़की है सुमन, वो पूरा टोटल जहाँ पे खून गिरे हुए थे सभी ब्लड को पूरा अच्छी तरीके से साफ कर देती है। और साफ करने के दौरान वो जो वीरेंद्र है और उसका बेटा, ये दोनों अपने घर चले जाते हैं। और जो लड़की है अपने भाई को फोन करती है, फोन करके कहती है कि पिताजी सुबह से निकले हैं लेकिन अभी तक घर नहीं आए, एक जरा पता करो कि वो हैं कहाँ। फोन भी करने पे उनका फोन नहीं लग रहा है। जब इस बात का पता भाई को चलता है तो वो फिर फौरन वहां जहाँ पे बाहर गया रहता है वहां से वापस आने की तरकीब ढूंढता है और ऑन द वे यानी कि अपने गाड़ी से ही 4 व्हीलर से आता है वापस। और आने के बाद अपने पिताजी को खोजने की कोशिश करता है। जब पिताजी उसके नहीं मिलते हैं, नंबर उनका ऑफ आ रहा था तभी से, तो वो नजदीकी थाने में पहुंचता है और थाने में पहुंच करके सारी बातें पुलिस को बताता है। जब पुलिस को बताता है तो इस मामले को पहले तो जो वहाँ के एसएचओ थे वो गंभीरता से नहीं लेते हैं, लेकिन जब इस बात की जानकारी पूरे मोहल्ले में फैलती है तो जो लोग हैं वो 2 दिन का इंतजार करते हैं। लेकिन जब मनोज का पता नहीं चलता है, माफी चाहते हैं, संतोष का जब पता नहीं चलता है तो जो लोग हैं वो पहुंचते हैं थाने में। फिर से एसएचओ जो मनोज कुमार जी हैं उनके यहाँ फिर से पहुंचते हैं। अब ये बातें दबने लायक नहीं थी। अब लोगों का जो तांता है वो भीड़ वहां पर जम गई, पूरा जमावड़ा हो जाता है। और जमावड़ा होने के साथ साथ ये बात फैलने लगती है। और ये बात फैलते फैलते जो वहाँ के आईपीएस है संतोष शुक्ला जी, उन तक ये बात पहुंचती है। तब इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया जाता है और फिर उस व्यक्ति की तलाश जारी होती है। जो तमाम टीमें हैं, यानी कि जो कई टीमें होती हैं, एक टेक्निकल टीम होती है, डॉग स्क्वाड होती है, ये टोटल चीजें जो है वहाँ की शुरू हो जाती हैं। लेकिन डॉग स्क्वाड को इसमें नहीं शामिल किया जाता है, माफी चाहते हैं। जो टेक्निकल टीम है ये इस मुद्दे पर काम करने लगती है और पुलिस भी एक्टिव होती है जब मामला आईपीएस तक पहुंचता है। तो अब उस व्यक्ति की जब तलाश जारी होती है तो जो उसकी कॉल डिटेल, जो उसकी सीडीआर थी, उसकी जो लोकेशन थी, उसमें कुछ ऐसा खास नहीं दिख रहा था। लेकिन जो उसका फोन था वो घर ही पर था। और जब पुलिस खोजती है तो फिर जो वो फोन है वो मिलता है बिस्तर के नीचे, यानी कि जो लड़की है वो छुपा देती है, बिस्तर के नीचे रख देती है। जब उससे पूछा जाता है तो वो कहती है कि हमें नहीं पता है इस बात के बारे में। अब जो पुलिस है, जब उसको पता चलता है कि घर में केवल बेटी ही अकेली है और कोई व्यक्ति है नहीं, तो फिर उस पर थोड़ा बहुत शक जाता है कि इसको कुछ हो ना हो, कुछ पता हो। लेकिन आखिर शक भी पुलिस कैसे कर सकती है, क्योंकि कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि उससे पूछताछ की जाए। जब इस बात की जानकारी मोहल्ले के लोगों को पहुंचती है तो माफी चाहते, जब इस बात की जानकारी पूरे मोहल्ले में फैली रहती है, जब पुलिस अपने हिसाब से जांच पड़ताल कर रही होती है, तो एक बात सामने निकल के आती है कि इसका जो दोस्त है वीरेंद्र, उसका इस घर में आना जाना लगा रहता है और इसको सुबह में उसके घर में आते हुए देखा गया था। जब इस बात का पता चलता है तो वो जो वीरेंद्र कुमार को पुलिस उठाती है और उससे पूछताछ जारी होती है। वीरेंद्र कुमार पहले इधर उधर की बातें करता है, लेकिन जब उसको लगता है कि अब कुछ नहीं हो पाएगा और पुलिस जब अपने पे आ जाए तो आप लोगों को पता ही है कि गूंगे भी बोलने लगते हैं। तो पुलिस ने उससे जब अपने तरीके से पूछताछ जारी की तो जो वीरेंद्र कुमार है वो ज्यादा देर नहीं टिक पाता है और सारी बातें, सारी सच्चाई सामने खोल के ला देता है। और टोटल ये बातें जो निकल करके जब सामने आती है तब सभी लोग सुनते हैं कि आखिर जो मामला है वो हुआ क्या है। तो फिर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। वाकई जो ये साजिश थी सीधा सीधा उसकी बेटी ने ही रची थी, इस बात की पुष्टि होती है। और फिर जो उसका लड़का है यानी कि वीरेंद्र का जो बेटा है जिसका नाम विनोद है, पुलिस उसको भी उठाती है क्योंकि वो उस गुनाह में शामिल था। भले उसने मर्डर नहीं किया हो लेकिन साथ तो उसने दिया ही था डेड बॉडी को ठिकाने लगाने में। अब बेटी यानी कि सुमन को और उसके जो दोस्त है यानी कि जो वीरेंद्र है उसको और उसके बेटे को पुलिस उठाती है और उठा करके जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है और वो अपनी सजा काट रहे हैं। जो कोर्ट का फैसला है वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन फिलहाल जो कैदी है, वो जो अपराधी हैं, उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। जो आईपीएस है संतोष शुक्ला सर इस बात की जानकारी दे दिए है कि तमाम जो मीडिया और उनके माध्यम से ये विवाद पूरे
उत्तर प्रदेश में जब ये बात पता चलती है तो सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं कि एक दोस्त ने इस प्रकार की गद्दारी की है कि अपने दोस्त के घर में ही, अपने दोस्त के बहन के साथ ही, बेटी के साथ ही उसने इतना घिनौना काम किया है और अपने दोस्त की जान ली है। वाकई लोगों का भरोसा दोस्ती से उठने लगता है। आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। आप इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। आप जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने आसपास ध्यान रखें। खास तौर से अपने जिनको आप बहुत खास मानते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन पे आप सख्त संदेह पैदा करें, लेकिन ध्यान रखें अपने परिवार का भी, अपना भी। चलिए प्रतिदिन की तरह जो कमेंट का जो सिलसिला है वो शुरू करते हैं। और जो पहले नंबर पे हैं हमारे, एक है जिनका नाम जजोक है, 8295 इनकी आईडी है, जजोक 8295 इनकी आईडी है। बहुत प्यारा सा कमेंट किया है भाई ने, तो आपको तहे दिल से शुक्रिया। शंकर गुप्ता जी हैं, राज हुसैन जी हैं, वीर कुमार जी हैं, ये प्रतिदिन हमारी वीडियो देखते हैं और इन्होंने अपना नाम के साथ अपना पूरा एड्रेस मैसेज इन्होंने किया है। जिनका घर है त्यासपुर महाजी, सलीमपुर, पटना, बिहार से ये हैं। हमारे कुछ अजीज दोस्त ये लोग हैं जो हमको चाहने वाले हैं और इन तमाम लोगों का, सभी लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलता है, जिसकी बदौलत मैं यहाँ पे बैठा हूँ और आप लोगों को कहानी सुना रहा हूँ और आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं। और इस समाज में घट रही घटनाओं को मैं आप लोगों के सामने लाने की निष्पक्ष तरीके से कोशिश करता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अपनी राय दीजिएगा कि यहाँ पर कौन सही है और क्या होना चाहिए था। चलिए अगले नंबर पे चलते हैं। जय किशन जी हैं, ये बाड़मेर से हैं। अगले नंबर पे अमोल गायकवाड़ जी हैं, सुबोध कुमार हैं, आदिल अहमद वनमवड़ी तमिलनाडु से, चेरीन माथव जी हैं, अब्दुल मन्नान हैं, नरेश कुमार, सोनू कुमार जी यूएसए से हैं। ये कमेंट प्रतिदिन करते हैं कि मैं आपकी कहानी यूएसए सुनता हूं, तो आपको तहे दिल से शुक्रिया। आप तमाम सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया जो हमारी इस कहानी को सुनते हैं और सुन रहे हैं, और उम्मीद है कि आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। जितने भी हमारे भाई, जितनी भी हमारी बहन इस चैनल पे अभी नए आए हुए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उम्मीद है कि वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों में शेयर करेंगे ताकि ये जानकारी और लोगों तक पहुंच जाए। अगले नंबर पे है शमसुद्दीन भाईजान है, मिस्टर स्केटमान है, अशोक पूरा है, कुमार योनजोन है, ये नेपाल से है, रहमत अली है, विष्णु पाउडुल है, राजू बिंद है। आप तमाम सभी लोगों का तहे दिल से मैं शुक्रिया करता हूं। उम्मीद है कि आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे बनाए रखेंगे। वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों में शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।